चलिए लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने रेडॉक्स रिएक्शन देखा था, राइट? रेडॉक्स रिएक्शन, उसके पहले थोड़ा सा डबल डिस्कशन डिस्कस किए थे। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस, है ना? कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसकी हमने 3 डेफिनेशन देखी थी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एनी अदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन की। ऐसे ही 3 डेफिनेशन हमने रिडक्शन की देखी थी। रिडक्शन का मतलब क्या था? ये भी एक प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट? नाउ कुछ एग्जांपल्स हमने दोनों के देखे थे, राइट? और इसके अलावा क्या देखा था हमने? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? द एजेंट्स या द सब्सटेंस विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे ही रेड्यूसिंग एजेंट्स क्या होंगे? द सब्सटेंसेस विच हेल्प इन रिडक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? रेड्यूसिंग एजेंट्स। यहां बैठ जाओ। रेड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होंगे? जो ऑक्सीजन देंगे, तभी तो इनमें एडिशन होगा ना। अगर ये इसको ऑक्सीजन दे रहा है तो ये इसके ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है बाय गिविंग द ऑक्सीजन। अगर ये इससे हाइड्रोजन ले रहा है तो इट इज हेल्पिंग हिम टू ऑक्सीडाइज। और अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो अगेन इट इज हेल्पिंग टू ऑक्सीडाइज। तो अल्टीमेटली, हाँ नहीं, क्या कंफ्यूजन? अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर है तो जो भी उसको ये सारी चीजें प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उसको ये अचीव करना है, उसको कहीं से ऑक्सीजन चाहिए, कुछ ऐसा हो कि कोई उससे हाइड्रोजन ले ले या उससे इलेक्ट्रॉन ले ले, तो वो उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। उसको हेल्प किया है उसने, और वो अल्टीमेटली होता क्या है? द सब्सटेंस रेड्यूस्ड। जो सब्सटेंस क्या हो रहा है? रेड्यूस हो रहा है, दैट इज एक्चुअली द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसी को तो हाइड्रोजन चाहिए रेड्यूस होने के लिए, है ना? राइट? उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो वो अपना ऑक्सीजन दे देगा ताकि सामने वाला ले लेगा। तो इसने छोड़ा मतलब इसका रिडक्शन हुआ, उसने लिया मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ। ये छोड़ता नहीं तो ये लेता नहीं, तो ये हुआ ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? तो रेड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड आर रेड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन, है ना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ना, ये आपका टाइप्स वाला है। हमने 4 टाइप के रिएक्शन पढ़े ना, 5 पढ़ लिए हैं, बट अभी मैंने ये जो 4 कितने 6-7 इक्वेशन लिखे हैं, इनको आपको ना इन चारों में ही क्लासिफाई करना है। रीजन पता है ना आपको कि मैंने 5वां नाम क्यों नहीं लिखा है? हाँ, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन, सारे रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने वो रेडॉक्स रिएक्शन मेंशन नहीं किया हेडिंग में। आप लोग पढ़ सकते हो हेडिंग, यही टाइप का हेडिंग में लास्ट क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करा था, बट उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, क्लासिफाई द बिलो रिएक्शंस एज कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन क्लियर है सबको? ठीक है, क्या लगता है सबसे पहला क्या होगा? सब पढ़ो अच्छे से। पहला रिएक्शन क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसे पता चल रहा है? ये वो A gives B plus C वाला टाइप है ना, जहां पे रिएक्टेंट क्या है? एक, और प्रोडक्ट आपको 2 मिल रहे हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड वाला देखो, ये भी वही है, यहां भी वही हो रहा है ना। आपने KClO3 लिया, वो KCl और O2 में ब्रेक हो गया, मतलब ये भी क्या है आपका? डिकम्पोजिशन। एक्चुअली में ये दोनों ही आपके थर्मल डिकम्पोजिशन होते हैं ना। आप हीट दोगे तब जाके ये दोनों क्या होंगे? ब्रेक होंगे अपने स्मॉलर या सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक है, ओके। थर्ड देखो, कोई डबल डिस्प्लेसमेंट बोल रहा था, कौन है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेटा यहाँ पे। आप देखो ना, एक आपका एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों का कंपाउंड होना जरूरी है, तब एक्सचेंज होगा ना। इसके पास एक्सचेंज करने के लिए कुछ है क्या?
इसने तो जबकि इसका नाइट्रेट इससे ले लिया है ना, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, जिंक ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, जिंक ऊपर आएगा, तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, एजी क्या है सिल्वर, तो वो सिल्वर को उसी के सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा। इस टाइप के रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला देखो फोर्थ, यहां भी वही हुआ है, MgO एंड कार्बन है, तो Mg हट गया, कार्बन ऑक्सीजन गैस चला गया, क्लियर है, तो ये भी आपका क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला देखो, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, और दोनों में क्या हुआ है, आयन का एक्सचेंज हुआ है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, 6-1 कॉम्बिनेशन। किस टाइप का कॉम्बिनेशन है ये, कंपाउंड कंपाउंड गिव्स अ न्यू कंपाउंड। तीन टाइप के पढ़े ना अपन, क्या क्या पढ़े, कौन कौन बताएगा तीन टाइप के, हाँ एलिमेंट और एलिमेंट कंपाउंड बनाएंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे, और थर्ड टाइप का ये कंपाउंड और कंपाउंड एक नया कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, लास्ट वन अगेन डीकंपोजिशन। ठीक है, तो ऐसे हम रिएक्शन को पहचान सकते हैं, इसलिए ना हम हर रिएक्शन का जनरल फॉर्म भी लिखे थे ABC वाले टर्म्स में, A plus B is C, A gives B plus C, A plus BC is AB plus C, सॉरी AC plus B, है ना डिस्प्लेसमेंट वाला, और डबल डिस्प्लेसमेंट में AB plus CD is AC plus AC, तो ना AD बोला, AC बोला क्या, सॉरी AD plus CB। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो जाएगा उसकी पहचान। ठीक है, तो हम हर रिएक्शन का कुछ ना कुछ एक जनरल रिएक्शन लिखे हैं, जो उसकी एक्चुअली एक इंडिकेशन है कि ये वो रिएक्शन होता है। ठीक है, ये क्लियर है सबको, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, हाँ जी नोट कर रहे हो, इसको लास्ट में नोट कर लेना, या फिर मैं ये शेयर करूंगा तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग लिख लेना अपने से कॉपी में। ठीक है, सेकंड पढ़ो एक बार, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ो एक बार जल्दी से। पढ़े क्या इसको, हाँ अरे पढ़े क्या इसको, क्वेश्चन बनेगा ये, क्या बोल रहा है, आपको 4-5 रिएक्शन दे दिए हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रेड्यूस हुआ है। हमको डेफिनेशन सारी पता है,
ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की। तो बस देखते चलो कि किसमें ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, या हाइड्रोजन का लॉस गेन हो रहा है, तो उसका पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा। हाँ, दोनों तरफ करना पड़ेगा मतलब। जैसे MnO2 में से O रिमूव हो गया ना, तो MnO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन। समझ में आ रहा है, MnO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन। व्हाट अबाउट HCl? HCl से उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब इसमें कैसे लिखेंगे अपन, नीचे एक क्वेश्चन लिख लो, चलो उसी का, इसका हेडिंग डालो क्वेश्चन का। क्वेश्चन हेडिंग डाल लो, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। अपन ने लास्ट रिडॉक्स में एंड किया था ना, तो ये उसका एग्जांपल भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस। आपका नाम? मौली। कॉपी नहीं बनाएगा क्या हर्षित, साइंस की यहाँ की? ऐसी कहीं भी लिखेगा रफ रफ में, फिर ये सब चीज को वापस लिखने के फिर टाइम वेस्ट करेगा। कॉपी बनाओ ना जल्दी से, इतने दिन से आ रहा है तू। हो गया? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिख रहा है कि MnO2 में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, मतलब MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, राइट। एंड इसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, तो HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, राइट। हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना, हाइड्रोजन रिमूव हो या ऑक्सीजन ऐड हो, दोनों ही केस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो पहला ये रिएक्शन लिख के नीचे लिख लेना, MnO2 loses oxygen, MnO2 loses oxygen, MnO2 loses oxygen to form MnCl2, to form MnCl2, to form MnCl2, and hence MnO2 is being reduced, and hence MnO2 is being reduced, and hence MnO2 is being reduced. क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? ठीक है, सेकंड इसी के नीचे, इसी क्वेश्चन का पार्ट है ना अभी, रिडक्शन वाला ये बताया अपन, अभी ऑक्सीडेशन वाला बताना है। ठीक है, लिखो उसमें, HCl is losing hydrogen, HCl is losing hydrogen, HCl is losing hydrogen, HCl is losing hydrogen to form Cl2, to form Cl2, to form Cl2. Hence HCl is oxidized. Hence HCl is oxidized. Hence HCl is oxidized. आराध्य, बैठो अंदर, चलो थोड़ा। क्लियर है ये भी? ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो जल्दी से एवरीवन। सेकंड क्वेश्चन, देखिए, H2S से बन रहा है सल्फर। ठीक है, सल्फर अलग हुआ ना, मतलब H2S has lost hydrogen to become S. लॉस्ट हाइड्रोजन मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और यही H2S में से आप ऐसा ही बोल सकते हो कि इट हैज लॉस्ट, एक सेकेंड, SO2 से, सॉरी, SO2 से आप ये बोल सकते हो कि इट हैज लॉस्ट ऑक्सीजन टू फॉर्म S। दिख रहा है, H2S हाइड्रोजन लूज करके S बन रहा है, और SO2 ऑक्सीजन लूज करके S बन रहा है। तो H2S इज व्हाट, हाइड्रोजन रिमूवल मतलब
ऑक्सीडाइज। और सल्फर रिमूवल मतलब, सॉरी, ऑक्सीजन रिमूवल मतलब रिड्यूस्ड। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूवल हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूवल हुआ है। तो उसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? लिख लो, H2S is losing hydrogen. H2S is losing hydrogen to form S. To form S. H2S is losing hydrogen to form S. And therefore H2S is being oxidized. And therefore H2S is being oxidized. And therefore H2S is being oxidized. ठीक है? और वैसे ही SO2 के लिए क्या लिखोगे? SO2 has lost oxygen to become S. लिखो, उसको कंप्लीट करो। SO2 is losing oxygen to become S या to form S. SO2 is losing oxygen to form S. और losing oxygen मतलब reduced. लिख लो आखिरी, and therefore SO2 is reduced. And therefore SO2 is reduced. चलो अगला बताओ मेरे को जल्दी से। हैंड रेस करो जिसको पता है या बता सकते हैं इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, दोनों में। ओके, और कोई? दो, और कोई? बस दो लोग को पता है? तीन, चार और पांच? कैसे भाई? था ना इस क्लास में, फ्राइडे को तो था ना? नहीं था? तो ये पढ़ा है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा है दीक्षा? देख के तो बताना है बस, क्या है? पीबीओ से यहाँ पीबी बन गया, सी से यहाँ सीओ बन गया, CO2 बन गया। तो नहीं समझ में आ रहा किसमें ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ऐड हुआ है? नहीं समझ में आ रहा है? बोलो। वो हुआ मतलब जैसे मैं लिखवाया हूं वैसे बता। पीबीओ इज लूजिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म पीबी। ये पहला सेंटेंस होगा ना? अरे पीबीओ से ओ हटेगा तो पहले पीबी होगा ना? क्या नहीं? हाँ, पीबीओ से ओ हटेगा तो पहले पीबी बनेगा, तो दिस इज व्हाट? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। फिर अगला, किसका? सीओ का? सी का। सी में क्या हुआ है? ओ ऐड हुआ है, तो ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब इसको लिख लोगे सेंटेंस के फॉर्म में? कंप्लीट करो जल्दी से। पीबीओ इज लूजिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म पीबी, so it is reduced. C is taking oxygen to form CO2, so it is oxidized. हाँ, बी वाले के लिए देखो, यहां पे ना जब तक S रिमूव नहीं करोगे O ऐड नहीं होगा। तो रिमूवल को ही दिखाएंगे अपन कि H2 का रिमूवल हो रहा है या S का रिमूवल हो रहा है, तब जाके दूसरा कोई प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर मैं इसमें से S रिमूव कराता हूं फॉर एग्जांपल, तो H2 तो बन नहीं रहा है, तो H2 के रिमूव होने से S तो बन रहा है ना। आप ये देखो कि इन दोनों में से किसी एक को लेना है और देखना है कि इससे कोई दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है किसी एक के रिमूवल से। जैसे H2S लिया मैंने, अगर मैं S को रिमूव करता हूं तो H2 तो कहीं बन नहीं रहा है, पर अगर मैं H2 को रिमूव करता हूं तो S बन रहा है। तो H2S में से H के रिमूवल से S बना, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है? अब दूसरा देखो, SO2 में से अगर S का रिमूवल देखूं मैं, तो O2 तो नहीं बन रहा है, पर O2 के रिमूवल से S तो बन रहा है ना। आपको किसी एक को रिमूव करके देखना है कि उसके रिमूवल से क्या यहां क्या बन रहा है।
ठीक है, हाँ थर्ड वाला लिख लिए सब, ऐसे लिखिए ना, पीबीओ इज लूजिंग ऑक्सीजन टू पीबी, सो इट इज reduced, राइट। और फिर दूसरा वाला पार्ट क्या लिखे हो, कार्बन यानी कि C is gaining oxygen to form CO2, so it is oxidized। डेफिनेशन नहीं याद रहेगी ना तो फिर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। इससे सबसे पहले मैं शुरू में आज वापस से डेफिनेशन डिस्कस किया था, कि यहाँ पे फिर डिस्कस कर रहा हूं, जो फर्स्ट डे आ रहे हैं उन वो समझेंगे ध्यान से। ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन हमने देखी थी। पहली डेफिनेशन थी, जिनका हो गया वो अगला पार्ट करो, फोर्थ फिफ्थ में जो बन रहा आगे बनाओ। ऑक्सीडेशन का पहली डेफिनेशन होती है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन या एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरी डेफिनेशन होती है लॉस ऑफ हाइड्रोजन या एनी अदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और तीसरी डेफिनेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी ऑपोजिट डेफिनेशन होती है रिडक्शन की। लॉस ऑफ ऑक्सीजन या एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, गेन ऑफ हाइड्रोजन या एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस यही चीजें हमें रिएक्शन में ढूंढनी है कि कहां किसका क्या हो रहा है। हाँ, फोर्थ कौन बताएगा मुझे, फोर्थ। ओके, और कोई, और कोई फोर्थ, श्रेयांश। फोर्थ, ऊपर तो देख ले, मेरे को देखने में डर लग रहा है तेरे को, सब मेरे से नहीं पूछ ले। बता फोर्थ। वाह, अरे देख के बताना भी क्या हो रहा है, पीबीएस से पीबीएसओ4 कैसे बनेगा, बता मेरे को। अनुप। श्रेयांश। हम्म हम्म राइट, पीबीएस में O4 ऐड होगा तब ना पीबीएसओ4 बनेगा। इतने की बात तो है, और क्या है इसमें। यहाँ पे पीबीएस और यहाँ पे पीबीएसओ4 नहीं दिख रहा है आप लोग को, मतलब इसमें O ऐड हुआ है ना, तो पीबीएस has gained oxygen to form PbSO4, तो PbS is oxidized। Okay, what about next, H2O2 क्या कर रहा है। हाँ, H2O2 ऑक्सीजन लूज कर रहा है ताकि H2O बन सके, तो H2O2 क्या हुआ, reduced। हाँ एक है, पर एक तो रिमूव हुआ ना, लॉस तो हुआ है। ठीक है, कंप्लीटली लॉस थोड़ा बोला मैंने कभी भी, लॉस तो हुआ है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़े अच्छे से ध्यान से, आप लोग जब क्वेश्चन नोट करना चालू किए तो क्वेश्चन पढ़े हो, हेडिंग क्या लिखी है। आपको बताना है कि दोनों रिएक्टेंट में से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, बस इतना ही बताना है अभी। ठीक है, कंप्लीट कर लो इसको। परीक्षा समझ में आ रहा है, हाँ पक्का। पीबीएस, पीबीएस के बाद O4 आ गया, मतलब O ऐड हुआ है, तो पीबीएस का ऑक्सीडेशन हुआ। देखो ये डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। H2O2 में से एक और रिमूव हुआ तब तो H2O बना ना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। तो H2O2 is reduced to H2O, PbS is oxidized to PbSO4। करेक्ट, चलो लास्ट, बोल। हाँ, हम्म ठीक है, CuO is losing oxygen to form Cu, तो it is reduced, right। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। ओके, कंटिन्यू आगे। Oxidized, H2 is gaining oxygen to form H2O, so it is oxidized। क्लियर है क्या, अभी भी किसी को डाउट, अनुदीश। नहीं क्लियर है, क्लियर है, डाउट है। ओके।
जयती, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो आगे बढ़े। सेम इसमें भी काम करना है अपन को, बट इसमें दो एक्स्ट्रा चीज भी बतानी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब वो तो अपन को पता है ना, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा, क्योंकि डेफिनेशन उल्टी है ना दोनों की। ठीक है, चलो इस रिएक्शन का बताओ जल्दी से मुझे। प्रेक्षा ट्राई करो। कुछ तो बोलो। देखो H2S में से अगर मैं S रिमूव करता हूं तो H2 तो नहीं बन रहा है। बन रहा है क्या H2 कहीं? नहीं। तो H2 रिमूव करो ना, तो S बन रहा है। तो H2S से S कब बना? जब हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन, ना कि रिडक्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीडाइज्ड। H2S इज, तो नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, क्या होगा इसका आंसर? H2S। एम आई क्लियर? आपको आ रहा समझ में चिराग? पक्का? बताओ दूसरे का क्या हो रहा है। I2 से HI कब बनेगा? I2 से HI कब बनेगा? मैं बस जो पूछ रहा हूं वो बताओ। I2 से HI कैसे बनेगा? क्या ऐड होगा उसमें तो HI बनेगा? हाइड्रोजन ना। मतलब I2 में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, मतलब इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। तो नेम द सब्सटेंस रेड्यूस, तो आंसर क्या होगा? I2। समझ रहे हो ना? ये सब मत लिखना आंसर में, ये तो प्रोडक्ट है। असली में ऑक्सीडेशन तो रिएक्टेंट्स का होता है ना, रिडक्शन तो रिएक्शन का, रिएक्टेंट्स का होता है। तो इनके आंसर रिएक्टेंट्स ही होंगे हमेशा। एम आई क्लियर? कोई भी प्रोडक्ट आंसर मत लिख देना इसमें। हाँ, अगर पूछूं मैं क्वेश्चन में कि व्हाट इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, तो आप बोलोगे सर सल्फर, क्योंकि H2S के ऑक्सीडेशन से सल्फर बना है ना, यानी कि सल्फर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। एम आई क्लियर? ठीक है। अब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है एवरीवन? पक्का? नोट डाउन। कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, थोड़ा आज लाइट स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ कुछ बीच में एक दो क्लास में अपन एक क्लास और देंगे इस चैप्टर को, है ना। और उसके पहले मैं कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ इस चैप्टर से, वो आप लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करके लेके आना, ताकि अपन को कम करना पड़े, बाकी आप लोग होमवर्क कर लोगे। बुक रखे हैं सब? एनसीईआरटी रखा है? ठीक है, पेज नंबर लिखते जाना, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर लिखते जाना, मैं बताते जा रहा हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये पीडीएफ में शेयर करूंगा ना आज, ड्राइव में डाल रहा हूं। मैं आप लोगों को हर बार बताता हूँ कि ड्राइव में हर दिन की डेट वाइज पीडीएफ डल रही है, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को नोट करने नहीं दिया, बट ये सबकी कॉपी में होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन की रिएक्शंस है, उनके कौन कौन से नाम है, ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन भी कॉपी में होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ मैं होमवर्क क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप लोग पीडीएफ से देख लेना कौन कौन से क्वेश्चंस मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। इंटेक्स क्वेश्चन भी और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चंस आप लोग की कॉपी में होने चाहिए। ठीक है, चलो। तो बुक है किसी के पास? बुक दो ना मुझे। ये वाला नोट कर लिए सब?
हाँ, पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 6 में। पेज नंबर 6 में इंटेक्स क्वेश्चन है ना, पेज नंबर 6 में इंटेक्स क्वेश्चंस हैं। यहाँ मैं इंटेक्स क्वेश्चन लिख देता हूँ, हेडिंग इंटेक्स क्वेश्चन। पेज नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बनाना है। ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। जिनके पास बुक है वो देख भी लो एक बार। कौन सा? हाँ, वही वाला। फर्स्ट मैं करवाऊंगा ना, जो क्वेश्चन छूट रहा है ना हम एक दिन और लेंगे, ठीक है। अभी मैं होमवर्क दे रहा हूं, उतना करके आना उस दिन, फिर हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे बचे हुए, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन उस पेज का रहेगा, पेज नंबर 6। दोनों बैलेंसिंग है। पहले वाले में वर्ड इक्वेशन है, दूसरे वाले में सेंटेंस इक्वेशन है, ठीक है। होना चाहिए वो क्वेश्चन, हम इस टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं। फिर पेज नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंटेक्स क्वेश्चन है ना। ये वही है, आज आज जो अपन ने 5-6 क्वेश्चन किए ना, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो ये भी होना चाहिए, ठीक है। ये होगा आपके इंटेक्स क्वेश्चन का। एक्सरसाइज क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं मैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन में कौन कौन से ट्राई करने हैं? ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 बना लिया था, कॉपी में सबके है। 5, 6, 7, 8 जो डे 1 से आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 वाज होमवर्क, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1, देन 2, देन 3, फोर्टीन। 14 ट्राई करना बनेगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं बताऊंगा, ठीक है। इतने क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करोगे, दिस इज होमवर्क फ्रॉम दिस चैप्टर। इसके अलावा जो भी और क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना, वो हम उसी दिन डिस्कस करेंगे, जिस दिन हम ये होमवर्क भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज ये दे रहा हूं, 1-2 दिन में इसको कर लो आप लोग होमवर्क सारे, ठीक है। चलो चलो, लास्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन लाइट चालू करेंगे। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, consider the following reactions A plus BSO4 gives ASO4 plus B, C plus BSO4 gives CSO4 plus B, T plus ASO4 gives no reaction, and last B plus DSO4 gives BSO4 plus D. क्वेश्चन है इसका, अरेंज the elements A, B, C, D in the decreasing order of reactivity. In the decreasing order of reactivity. बस ये क्वेश्चन करके फिर अपन लाइट्स चालू करते हैं, ठीक है। जल्दी क्वेश्चन नोट डाउन करो, समझो, पढ़ो, क्या क्या पूछ रहा है। कोई ऐसा जिसको समझ में आए क्या करना है इसमें? और ज्यादा रिएक्टिव है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर। एबीसीडी नाम के कोई एलिमेंट होते नहीं है ना, हमने ऐसे ही बस एबीसीडी ले लिया है, ठीक है। कि एक ए है प्लस BSO4 कर रहा है, तो वो ए जो है बी को डिस्प्लेस कर पा रहा है।
कर पाएंगे क्वेश्चन? हो जाएगा, क्या बात है, चलो करो फिर, स्टार्ट करो जल्दी से। हो गया? हाँ अभिमन्यु कुछ बोल रहा है। देखो हर रिएक्शन का कंक्लूजन आप लोग लिखते चलो, क्या क्या हो रहा है। पहले रिएक्शन को देख के क्या समझ में आया? विच इज मोर रिएक्टिव देन विच? ए बी को उसके सॉल्यूशन से हटा रहा है ना, दिख रहा है आप लोग को? पहले बी के साथ था ना SO4, अब SO4 किसके साथ है? ए के साथ। फॉलो कर रहे हो? बी अकेला हो गया ना, तो ए वॉज मोर रिएक्टिव देन बी, इसलिए ए ने बी को उसके सॉल्यूशन से हटाया। इसका मतलब हुआ कि ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। समझ में आ रहा है पहले रिएक्शन से कंक्लूजन? हाँ क्या नहीं? हाँ सेकंड देखो, C प्लस बी SO4 गिव C SO4 प्लस बी। अगेन C ने B को डिस्प्लेस किया ना, इसका क्या मतलब हुआ कि C इज मोर रिएक्टिव देन B। इसका ऑपोजिट रिएक्शन नहीं होगा फिर, एम आई क्लियर? क्योंकि B कम रिएक्टिव है ना, तो B C को नहीं हटा पाएगा, C ने B को हटाया मतलब B C को नहीं हटा पाएगा। एम आई क्लियर? थर्ड, C प्लस ASO4 गिव्स नो रिएक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? C इज लेस रिएक्टिव देन A, या उल्टा बोल लो A इज मोर रिएक्टिव देन C। दोनों का मतलब तो एक ही है ना, A इज मोर रिएक्टिव देन C बोलो, या फिर C इज लेस रिएक्टिव देन A बोलो, मतलब तो वही है। क्या दोनों अलग अलग चीजें लिखी हैं क्या? लिखी अलग अलग है, मतलब एक ही है। मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन यूज किया, मैंने यहाँ पे लेस देन का साइन यूज किया है। ये ग्रेटर देन का साइन होता है ना, दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, दिस इज द साइन ऑफ लेस देन। A is greater than C, C is less than A, right? And last में कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? B D को डिस्प्लेस कर दिया ना उसी के सॉल्यूशन से, तो B is more reactive than D। ये चार मुझे अपने रिएक्शन से समझ में आ रहा है। अब बस चारों कंबाइन करके ABCD को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या लगता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा फिर? ए पक्का? ए बी से रिएक्टिव है, फिर सी बी से रिएक्टिव है, ए सी से भी रिएक्टिव है। अब बी अगर डी से रिएक्टिव है, ए तो बी से भी रिएक्टिव है ना, मतलब ए डी से भी रिएक्टिव होगा नहीं? मतलब मान लो अगर कि क्या नाम है, प्रणब, प्रणब ने अगर इसको हरा दिया, मारपीट के हर्षित को हरा दिया, और मैंने मारपीट के प्रणब को हरा दिया, इसका मतलब मैं हर्षित को भी हरा सकता हूं ना। जब प्रणब हर्षित को हरा सकता है और मैं प्रणब को हरा सकता हूं, तो मैं हर्षित को भी हरा सकता हूं। नहीं समझे? समझ गए ना? यहां वही हो रहा है, यहां यही हो रहा है। ए बी से बड़ा है, रिएक्टिविटी में ए बी से बड़ा है और बी डी से बड़ा है, तो ए डी से भी बड़ा होगा। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे रिएक्टिव क्या हुआ आप लोग के हिसाब से? ए। ठीक है, उसके बाद सी जो है वो बी से रिएक्टिव है ना? और व्हाट अबाउट डी? सी और डी का बी से ज्यादा डी है और बी सी से कम है, तो अगेन जब सी बी को हरा पा रहा है तो सी डी को भी हरा पाएगा नहीं? अब बी जब डी को हरा दिया है और सी ने बी को हरा दिया, मतलब सी डी को भी हराएगा, तो ए के बाद क्या आएगा? सी, उसके बाद बी, और सबसे लास्ट में डी। दिस इज द आंसर। नहीं पक्का? एवरीवन, सबको आया समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो क्लियर? चलो नेक्स्ट थिंग डालते हैं लाइट। नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं फिजिक्स का। थोड़ा जगह छोड़ देना, आप लोग को होमवर्क जो दिया मैंने वो यही करोगे इसी वाले पे ना। लाइट, इसमें हमें दो फिनोमिना पढ़ना है लाइट के, एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दो फिनोमिना हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो लाइट होती क्या है बेसिकली? व्हाट इज लाइट? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फिर साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने में हेल्प करती है, और साउंड ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें
सुनने में हेल्प करती है, राइट? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस इन विजन, जो हमें विजन में हेल्प करती है। अगर लाइट नहीं होती तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाते, राइट? इस रूम में अगर पूरा अंधेरा होता तो हमें यहाँ पे रखी हुई कोई भी चीजें प्रॉपरली नहीं दिखती। जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट प्रेजेंट इन द रूम, द सब्सटेंसेस, द ऑब्जेक्ट्स आर रिफ्लेक्टिंग दैट लाइट, and that reflected light is entering our eyes and making the image on retina. retina सुने, पढ़े हो ना? 8th में थोड़ा बहुत आई के बारे में पढ़ा ना हमने? 8th में था ना आई, 9th में ईयर था और 8th में आई था थोड़ा सा। उसमें रेटिना करके एक पढ़ा है हमने। रेटिना एक स्क्रीन होती है जो आंखों में होती है, जहां पे एक्चुअली में इमेज बनती है किसी भी चीज की। हाँ हाँ, लास्ट में, ठीक है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस इज इन विजन, ठीक है? उसके अलावा लाइट एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल टॉर्च, ठीक है, और भी एक ऐसा कर सकते हैं अपन, ऐसा कुछ मान के चलो कि ये कैमरे के पीछे कुछ चीज अगर रखी है तो मुझे नहीं दिखेगी ना, नहीं दिखेगी ना। जहां तक मैं स्ट्रेट देख पा रहा हूं वहां मुझे दिखेगी। ऐसा थोड़ी ना होगी कि मेरी आंखें ऐसा करके देख लेगी, समझ रहे हो? अगर मैं थोड़ा सा ऐसा व्यू बनाऊं जहां से मैं स्ट्रेट देख पा रहा हूं तो मुझे चीजें पीछे की दिख जाएंगी, अदरवाइज नहीं दिखेंगी। दिस शोज दैट की लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एम आई क्लियर? ठीक है? और इसकी एक तरह की वेव होती है, हम बोलते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलरली ट्रैवल करती हैं। ये एक फील्ड हो गई, मान लो ये दूसरी फील्ड हो गई, और ये अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये ऐसी दिखती है कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखना। ये एक वेव हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो ये, और कुछ ऐसी आपको दिखेंगी मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसे है, मतलब अगर एक इस प्लेन में है ना तो दूसरी, एक अगर इस प्लेन में है तो दूसरी इस प्लेन में है, ऐसे 3D, समझ रहे? एक अगर ऐसे ऐसे है तो दूसरी ऐसे ऐसे है। एम आई क्लियर? 90 डिग्री एक ऐसे है और इसका 90 डिग्री क्या होगा? ऐसे जाना। तो ये दोनों वेव्स एक दूसरे के 90 डिग्री ट्रैवल करती है, इसी को हम लाइट बोलते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है? बट इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जा तो स्ट्रेट ही रही है ना, आया ना? ठीक है? तो अब लाइट हेल्प्स अस इन विजन। कोई भी ऑब्जेक्ट को ये देखने में हमें हमारी हेल्प करता है। अब ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के। एक ऑब्जेक्ट होते हैं ल्यूमिनस। ल्यूमिनस बोले तो जिनके पास खुद की लाइट है, जैसे ट्यूबलाइट हो गई, कैंडल हो गया, सन हो गया, है ना? इनके पास क्या है? खुद की एक लाइट है, इसलिए हमें वो दिख रहे हैं। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना जिनके पास खुद की लाइट नहीं है वो हमें नहीं दिखता। प्रणव के पास खुद की लाइट है क्या? ऐसा ना कि प्रणव से लाइट निकल रही है, ऐसे ऐसे नहीं निकल रही है, उसके पास खुद की लाइट नहीं है, पर तब भी मैं देख पा रहा हूं प्रणव को, जस्ट बिकॉज कि वो एक सोर्स का लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वो मुझे दिख रहा है। ये टेबल मुझे दिख रही है, मुझे कॉपी दिख रही है, बुक दिख रही है मुझे, राइट? क्योंकि ये बुक उस ट्यूबलाइट की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, और वो ट्यूबलाइट की लाइट मेरे आंखों के अंदर जा रही है और इस बुक की इमेज बना रही है, इसलिए मुझे ये बुक दिख रही है। लाइट बंद कर दूंगा तो कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, तो ये बुक नहीं दिखेगी मुझे। एम आई क्लियर? तो दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं नॉन ल्यूमिनस। तो दिखते दोनों हैं, बट एक दिखता है अपनी खुद की लाइट की वजह से, ल्यूमिनस, और जो नहीं दिखते हैं, सॉरी, जो दिखते हैं और खुद की लाइट नहीं है, वो कैसे दिख रहे हैं? बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ luminous objects. They are reflecting the light of luminous object. Am I clear? समझ में आ रही बात? ठीक है? तो ऐसे आपके दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज और जो मैंने बताया आपको, वो क्या क्या थी? कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? और मैं आपको लाइट तो ऐसे बना के दिखा रहा हूं, बट हम एक्चुअल में हर बार लाइट जब भी बनाएंगे तो ऐसे नहीं बनाएंगे, बार बार कितने बार ऐसे बनाओगे ना। पर हमको ये तो पता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो हम उसको एक लाइन से शो कर देंगे।
ये बताएगा कि लाइट उधर से इधर ट्रैवल कर रही है। एम आई क्लियर? ऐसे बना दिया तो लाइट नीचे से ऊपर ट्रैवल कर रही है। एरो बना के हम दिखा देंगे कि लाइट का मूवमेंट का या प्रोपगेशन का डायरेक्शन कैसा है। एम आई क्लियर? तो हम बार बार ऐसा वेव नहीं बनाने वाले, है ना। हम जब बस क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन विल शो द मूवमेंट ऑफ लाइट, द डायरेक्शन ऑफ लाइट। एम आई क्लियर? और इसको हम कहते हैं बीम। क्या बोलते हैं? सॉरी, रे। एक सिंगल वाले को क्या बोलते हैं? रे। पर जब कॉम्बिनेशन ऑफ रेज होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? बीम। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे हम लाइट को शो करेंगे। एम आई क्लियर? ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी लाइट की, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच हेल्प्स अस इन विजन। ठीक है, स्पीड क्या होती है लाइट की, पता है? स्पीड ऑफ लाइट, हाँ, 3 लाख किलोमीटर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है एयर में लाइट जितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, वाटर के अंदर भी उतनी स्पीड से ट्रैवल करेगी, ग्लास के अंदर भी उतनी स्पीड से ट्रैवल करेगी, ऐसा नहीं होता। लाइट ट्रैवल्स इन डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। लाइट ट्रैवल्स एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। एयर की जो स्पीड होती है, एयर में जो लाइट की स्पीड होती है, वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप लोग बोल रहे हो कितना? 3 लाख ना, ये 3 लाख हुआ, है ना? 3 लाख है ना, ठीक है। और इंटू कितना बचेगा? ये 5 जीरो ना, इंटू 10⁻3। हाँ ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी सही है। एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी। एम आई क्लियर? ठीक है, ये आपकी स्पीड होती है लाइट की, एयर में या वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब जहां पे कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, तो वहां पे भी लाइट लगभग सेम स्पीड से ट्रैवल करती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? कुछ बोल रहे हैं? हाँ हाँ, वही अप्रॉक्स करके 3 कर दिया उसको, 2.9 तो 3, 2.99 मतलब 3 हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसके अलावा कुछ एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं। अब रिफ्लेक्शन वाली बात की ना, कि ये ऑब्जेक्ट मुझे क्यों दिख रहा है, ये टेबल मुझे क्यों दिख रही है, ये बुक मुझे क्यों दिख रही है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है बेसिकली? इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट एक मीडियम में जाके टकरा के वापस आती है, दैट इज कॉल्ड एज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम। पर ऐसा कब होता है? आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर एक ग्लास है तो ग्लास से तो लाइट पास हो जाती है ना, वापस नहीं आती, रिफ्लेक्ट नहीं होती, पास हो जाती है। तो हमें एक मिरर लेना पड़ेगा। मिरर और ग्लास में फर्क समझते हो ना? हम अपना चेहरा मिरर में देख के आते हैं, ग्लास में देख के नहीं आते हैं। ग्लास का एक साइड अगर पेंट कर दोगे ना सिल्वर से, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, तो वो बन जाएगा मिरर। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ग्लास लो, जैसे वो ग्लास है ना, इस ग्लास को लो और इसके एक साइड को पेंट कर दो सिल्वर कलर से, तो अब वो बन जाएगा मिरर, विच विल बी यूज्ड टू सी योर फेस। वो रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। ये अभी पास कर रहा है लाइट को, पीछे वापस बाउंस बैक नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है? लाइट को पास कर रहा है। हमें तो बाउंसिंग बैक कराना है, तो हम क्या लेते हैं? मिरर। तो मान लो ये ग्लास है, मान लीजिए ग्लास है, और ग्लास के एक साइड में मैंने कर दिया सिल्वर पेंटिंग। कर सकते हैं? ऐसा शो करने का तरीका मतलब पेंटिंग होता है, राइट? यहां तक क्लियर है ना? ये इस मिरर में लाइट आके इंसिडेंट करी, इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे। ठीक है, जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट करती है ना, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट पे हम एक 90 डिग्री की एक लाइन खींचते हैं और इसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। और ये जो एंगल ये इंसिडेंट रे इसके साथ बना रही है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इतने ही एंगल से एक लाइन हम और बनाते हैं, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। ये है इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 5 चीजें लिखी हुई है। IR स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंसिडेंट रे। RR स्टैंड्स फॉर reflected ray. N is the normal, O is the point of incidence, I is the angle of incidence, and R is the angle of reflection. समझ में आ रही है सारी टर्मिनोलॉजीज? ठीक है। और ये आपको नाम, इसको आप नाम दे दो M डैश। ये क्या है? मिरर। व्हाट इज दिस? मिरर। मिरर के 2 सरफेस होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक होता है पॉलिश सरफेस। रिफ्लेक्शन कौन से सरफेस में हो रहा है? यहां पे। और पॉलिश किसको किया हमने? पीछे वाले को। समझ में आ रहा है? कभी भी हम यहां नहीं खड़े होते ना, मिरर के पीछे आके थोड़ा खड़े होते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं, वो होता है रिफ्लेक्टेड एरिया। और उसके पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं हम पॉलिश वाला। उसी को तो पॉलिश किया ना हमने। एम आई क्लियर? ठीक है। मतलब अगर ये आपका मिरर है, इतना मोटा सा ग्लास है मान लीजिए, अगर आपने इस वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया तो अब आप कहां खड़े होकर देखोगे अपने आप को? इधर कि इधर? इस तरफ, ऐसे। समझ रहे हैं ना? तो ये रिफ्लेक्टेड पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट पॉलिश्ड। एम आई क्लियर? ठीक है। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, नहीं रिफ्लेक्टेड पार्ट बोल लो, या रिफ्लेक्टेड सरफेस, ज्यादा अच्छा है। रिफ्लेक्टेड मत बोल के रिफ्लेक्टिंग बोल लो उसको, ठीक है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका पॉलिश्ड सरफेस। क्लियर है? अब ये लाइन ऐसी ही क्यों बनी, यहां से आके इधर ही क्यों बनी, इतने एंगल से ही? तो इसके लिए अपन पढ़ते हैं लॉज, है ना? 2 लॉ होते हैं आपके रिफ्लेक्शन के। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी पढ़ा हमने 8th में, नहीं? 2 रिफ्लेक्शन के लॉ होते हैं जो हर इंसिडेंट रे को फॉलो करने होते हैं। पहला लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज योर फर्स्ट लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज I इज इक्वल्स टू R। तभी तो मैंने बराबर एंगल बनाया, राइट? जितना I है उतना ही अपन ने R को लिया। और सेकंड, हाँ हाँ, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अब कंटिन्यू करो, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। समझ में आ रहा बात? ये वाला क्या हो रहा है? मान लो ये आपका मिरर है, ठीक है? ये लाइट आई इंसिडेंट रे यहां पे आके इंसिडेंट करी, राइट? ठीक है। एक और पेन इसको ऐसे पकड़ के रखना, ठीक है? हाँ, ये लाइट आई, इंसिडेंट करी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल छोड़ दो, नॉर्मल इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है? और ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है? तो नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे सब एक ही प्लेन में। प्लेन समझते हो ना? हाँ, एक सरफेस। तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हर वक्त एक प्लेन में नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये अगर एक प्लेन है ना, और इंसिडेंट रे ये है, तो हर जगह पे इंसिडेंट रे एक ही प्लेन में थोड़ी ना, नॉर्मल के साथ और रिफ्लेक्टेड रे के साथ। इस जगह पे इंसिडेंट रे यहां है, इस जगह पे इंसिडेंट रे यहां है। सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसको अपन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं, वहां पे तीनों एक ही प्लेन में है। समझ में आ रही बात? तो यह हमारा सेकेंड लॉ है। तो फर्स्ट लॉ क्या हुआ आयुष? फर्स्ट लॉ क्या है?
नींद आ रही है? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लिखा है बोर्ड में। हाँ हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिखना है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एम आई क्लियर? तो ये रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, ये लॉ को समझकर ही हम ये बना पाए हैं, वरना तो आप इसको कैसे ही बना देते, आप इसको यहां बना देते, आप इसको ऐसा बना देते, नहीं बना है ना ऐसा। आई और आर को बराबर रखे बिकॉज दैट इज द लॉ। ऐसा स्टडी करके हमको समझ में आया कि वो हमेशा ऐसा ही होता है। एम आई क्लियर? अब रिफ्लेक्शन ना दो टाइप के होते हैं, एक सरफेस अगर स्मूथ है और एक अगर सरफेस अगर आपका रफ है। अगर यहां पे इंसिडेंट रे ऐसे पैरेलल आ रही है ना, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद भी वो पैरेलल ही जाती है। इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको कहते हैं डिफ्यूज। इसमें क्या होता है, अगर वो एक रफ सरफेस में आ रही है पैरेलली, तो पैरेलली आ तो गई बट जाएंगी नहीं पैरेलली, है ना। कोई यहां चली गई, है ना, कोई ऐसे चली गई, कोई ऐसे चली गई, तो दे आर नॉट पैरेलल। इसको कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये था आपका रेगुलर। रेगुलर का ऑपोजिट क्या होता है? इरेगुलर या फिर डिफ्यूज। आप दोनों नाम बोल सकते हो, इरेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में फॉलो होता है, ऐसा नहीं कि डिफ्यूज्ड है तो लॉ नहीं लगेगा, उसमें लगेगा, फॉलो भी करेगा वो। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। ये कहां तक हुआ है स्कूल में? Rules of convex. अच्छा, स्फेरिकल मिरर में पहुंच गए हो क्या? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है ना। अब मैं एक और चीज बता रहा हूं आप लोग को, इमेज। इमेज क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय इमेज? हाँ, आप अपने आप को मिरर में जो देखते हो ना, वो आपकी इमेज है। क्या है? इमेज आपकी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अपने आप को मिरर में देखते हो ना, तो जो सामने वाला आदमी है ना, वो आपका इमेज है। आप ऑब्जेक्ट हो। आप क्या हो? ऑब्जेक्ट। और वो क्या है? आपका इमेज। ठीक है। अब इमेज एक्चुअली दो टाइप की होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल। रियल का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब जो इस दुनिया में नहीं है, वर्चुअल है। आप मिरर के पीछे जा सकते हो क्या ऐसे अंदर घुस के? नहीं ना। तो पिक्चर में होता होगा, अपन चले जा रहे हैं ऐसे घुस के, बट नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता ना कि हम मिरर के अंदर जाके इमेज ले सके, है ना। तो वो है आपका वर्चुअल वर्ल्ड। क्या है वो? वर्चुअल वर्ल्ड। तो उस टाइप की इमेजेस को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेजेस। एम आई क्लियर? जैसे मान लीजिए, अच्छा आप लोग थिएटर वगैरह में जाते हो या फिर आप प्रोजेक्टर में कभी इमेज देखते हो, तो कैसे एक जगह एक पर्दा होता है ना, जहां पे आके वो प्रोजेक्टर की इमेज बनती है। देखो आपके आपके स्कूल्स में तो प्रोजेक्टर होंगे ना, तो एक एक स्क्रीन होती है जहां पे वो उसको प्रोजेक्टर की लाइट को स्ट्राइक कराते हैं और उस प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे इमेज बनती है। उस टाइप की इमेज को हम रियल बोलते हैं, बिकॉज एक्चुअली में वो स्क्रीन पे बन रही है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लो अब वही प्रोजेक्टर की स्क्रीन को मैंने यहां रख दिया, इमेजिन करना, ठीक है। यहाँ वो प्रोजेक्टर की स्क्रीन है व्हाइट कलर की, यहाँ एक मिरर है और मैं यहाँ खड़ा हूं। सिचुएशन समझ में आ गई? तीन चीजें बोला मैंने। पहला मैंने बोला कि यहाँ मैंने प्रोजेक्टर की स्क्रीन रखी है, यहाँ पे मिरर है और यहाँ मैं हूं, तो मुझे अपनी इमेज मिरर में दिखेगी ना, नो डाउट। बट क्या वही इमेज यहाँ दिखेगी स्क्रीन पे? नहीं, बिकॉज वो वर्चुअल है। वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। आप स्क्रीन में उस इमेज को नहीं ले सकते, जबकि रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। एम आई क्लियर? आपको समझ में आ रहा मैं जो बोल रहा हूं? तो एक्चुअली रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस में ये मेजर डिफरेंस होता है कि इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। और यहां पे अपन लिखेंगे इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। क्लियर है? ठीक है।
अब जैसे मैंने आपको रे बताया था ना कि ये आपकी एक रे ऑफ लाइट होती है ना, और ऐसे ही मैंने अगर बहुत सारी रे ऑफ लाइट बना दी तो उसको अपन बीम बोलते हैं, ये बीम ऑफ लाइट है। ऐसी एक और बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। 4 रे यहां भी बनाया मैंने, 4 रे यहां भी बनाया, और 4 रे मैंने यहां भी बनाया। क्या डिफरेंस है तीनों डायग्राम में? ये पैरेलल है, चारों रेज आपस में क्या है, पैरेलल। तो इसको हम कहते हैं पैरेलल बीम। क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम। ठीक है, यहां क्या हो रहा है, हाँ, एक पॉइंट पे आके मीट हो रहे हैं, बोल सकते हैं ऐसा। इसको कहते हैं कन्वर्जेंट बीम। क्या बोलते हैं? कन्वर्ज हो रहे हैं, एक पॉइंट पे आके मीट हो रहे हैं, इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जेंट बीम, राइट। और यहां से वो एक पॉइंट से निकल रहे हैं, राइट, क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जेंट बीम। हाँ, स्कैटरिंग भी बोल सकते हैं, बट अपन यहां वर्ड यूज करते हैं डाइवर्जेंट बीम। समझ में आ रहा है ना? अगर एक पॉइंट पे आके मीट हो रहे हैं तो कन्वर्जेंस वर्ड यूज करेंगे, और एक पॉइंट से निकल रहे हैं तो डाइवर्जेंट वर्ड यूज करेंगे। ये वर्ड समझ में आ रहे हैं दोनों? ये पैरेलल बीम है, ये कन्वर्जेंट बीम है, ये डाइवर्जेंट बीम है। एम आई क्लियर? ठीक है। तो एक्चुअली रियल इमेजेस स्क्रीन पे इसलिए बन पाती हैं, हम आंखों में, आप लोग की इमेज मेरी आंखों में इसलिए दिख रही है क्योंकि वो दोनों रिफ्लेक्टेड रे जाके रेटिना पे मीट हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। एम आई क्लियर? अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट अच्छे से दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से, ध्यान से सुनना एकदम, ये लाइट आ रही है, यहां से भी आ रही है, यहां से भी आ रही है, हर जगह से आ रही है लाइट इसके पास। ये उसको रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करके वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, वो मेरी आंखों में जा रही है। पर सिर्फ हर पॉइंट से एक एक रे नहीं जाती, मिनिमम 2 रे जाती है और वहां जाके मीट होती है। ऐसा हर पॉइंट कर रहा है, तब जाके ये पूरा रिमोट मुझे दिख रहा है आंखों में। तो जब भी रियल इमेजेस बनती है ना, वो एक्चुअली में जाके स्क्रीन पे मीट होती है। यहां मेरा स्क्रीन क्या है? रेटिना। आंखों में स्क्रीन क्या है? रेटिना। प्रोजेक्टर में स्क्रीन हमने लगाया व्हाइट पर्दा, वो हमारा प्रोजेक्टर ने एक व्हाइट, वहां पे लेंस रहता है उसका, वहां से लेंस से लाइट सारी आती है और प्रोजेक्टर में मीट करती है हर जगह पे, तो हमें पूरी इमेज दिखती है। तो एक्चुअली में रियल इमेजेस एक्चुअल कन्वर्जेंस से बनती है। समझ रहे हो क्या? रियल इमेजेस कैसे बनती है? कन्वर्जेंस से। और एक और खास बात होती है रियल इमेज की कि ये इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है? इन्वर्टेड। फिर आप बोलोगे सर हमको तो सब सीधे दिख रहे हो, आप भी सीधे दिख रहे हो, है ना, आप जो लिख रहे हो हमको वो भी सीधा दिख रहा है। तो एक्चुअली अगर इन्वर्ट को फिर से इन्वर्ट कर दोगे तो सीधा नहीं हो जाएगा। मान लो मैं पहले ऐसे घूम गया, मेरा सर नीचे पैर ऊपर, मैं फिर से घूम गया तो मेरा सर ऊपर फिर से पैर नीचे नहीं आ जाएगा। तो अगर 2 बार इन्वर्जन हो तो वापस चीजें सीधी हो जाएंगी ना। समझ रहे? तो ये होता है हमारे आंखों में और वो प्रोजेक्टर की इमेज में कि हमें सामने जो स्क्रीन पे चीजें दिखती हैं वो स्ट्रेट दिख रही हैं। एम आई क्लियर? यहां तो हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि हमको वो चीजें सीधी दिखती हैं। ब्रेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी ना तो भी आपको दिखना बंद हो जाएगा। आंखों के पीछे एक और तार जुड़ा हुआ है, जो तार जाके ब्रेन से कनेक्टेड है। तार मतलब नर्व्स, नहीं तो बोलोगे वायर है, कॉपर वायर, है ना सर, तार बोले थे। तार मतलब नर्व्स की बात कर रहा हूं मैं। ऑप्टिक नर्व आंखों से निकला है और जाके ब्रेन में जुड़ा हुआ है। ब्रेन इंटरप्रेट करता है ना। मैंने आज देखा प्रेक्षा को, कल फिर से आएगी तो मुझे याद है ना कि प्रेक्षा कैसी दिखती है। समझ रहे हैं? क्योंकि मेरे ब्रेन ने इंटरप्रेट किया, समझा उसको। कोई नया आएगा तो मैं पहली बार देख रहा हूं उसको, मैं नहीं पहचान पाऊंगा, पर अब मुझे पता है उसका नाम उसके इमेज के साथ स्टोर हो गया मेरे माइंड में, इंटरप्रेट कर रहा है ब्रेन मेरा। एम आई क्लियर? ठीक है। तो रियल इमेजेस आर can be obtained on the screen. They are formed by actual convergence and they are inverted. But virtual images are erect. हम अपने कांच में अपनी जो इमेज देखते हैं वो हमें स्ट्रेट दिखती है ना। ऐसा तो ना सर नीचे पैर ऊपर दिखता है, आपको नहीं दिखता ना मिरर में जो अपने आपको देखते हो आप लोग। तो इस टाइप की इमेज को हम कहते हैं इरेक्ट इमेजेस। क्या बोलते हैं? इरेक्ट। बस एक फर्क होता है। क्या फर्क होता है? ये मिरर है यहाँ बीच में, है ना, मेरे और अनूप के बीच में यहाँ पे मिरर है। मैंने अगर अपना राइट हैंड रेस किया है ना, समझ लो ये मेरी इमेज है, तो मेरा ये हैंड रेस होगा। पर करना नहीं दिख रहा लोगों को, समझे क्या बोल रहा हूं मैं? ये मैं हूं और ये भी मैं हूं, अनूप नहीं है ये अभी के लिए, ठीक है।
ये मैं हूं और ये बीच में मिरर है और ये मेरी इमेज है, तो हम दोनों एक दूसरे को ऐसे देखेंगे, समझ रहे हो? तो ये मेरा क्या है, राइट हैंड, क्या है, राइट हैंड, और अनूप का क्या है, ये लेफ्ट हैंड। तो इसको कहते हैं अपन, क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन हो रहा है बट अपसाइड डाउन नहीं हुआ है, साइड वाइज हुआ है। तभी तो एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है ना, एम्बुलेंस में कभी भी एम्बुलेंस सीधा नहीं लिखा रहता है ना, ए तो चलो ऐसा लिखा रहेगा पर बी ऐसा लिखा रहता है, ए एम, अच्छा बी आता है, ए के बाद एम आता है ना, सॉरी, एम भी चलो ऐसा लिखा रहेगा, ये बी लिखा रहता है उल्टा, क्योंकि इसका मिरर इमेज जब बनेगा ना तो ये ऐसा हो जाएगा, तो आपको मिरर में ये ऐसा दिखेगा, बट एक्चुअली में वो लिखा कैसे है गाड़ी में, ऐसा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सी ऐसा नहीं लिखा रहता, सी का मिरर इमेज क्या होगा, ऐसा, तो ऐसा लिखा रहता है, समझ रहे हैं? क्योंकि मिरर आपके लेटरल इन्वर्जन करते हैं, आप हो ऐसे बट आप दिखोगे ऐसे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल मतलब साइड वाइज, इन्वर्जन अगर मैं इन्वर्टेड इमेज लिख रहा हूं मतलब ये तो पूरा अपसाइड डाउन हो गया, अप वाला साइड डाउन चला गया, डाउन वाला साइड अप हो गया, इसको रियल इन्वर्जन बोलते हैं। बट मैंने जो लेटरल इन्वर्जन बोला ना वो साइड वाइज इन्वर्जन होता है, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, वहां अप का डाउन, डाउन का अप हो रहा है रियल इमेज में। एम आई क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए अपन यहीं तक स्टॉप करते हैं। रियल वर्चुअल इमेज देख लिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है देख लिए, लाइट क्या होती है देख लिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, रे बीम क्या होती है, अपन इतना देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको लिख करके अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू। और थोड़ा 4:15 बोल रहा हूँ तो 4:15 आओ ना, आज भी चालू तो 4:30 ही हुआ, तो क्या मतलब दिया 4:15 बुलाने का? हाँ